एवरीवन गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। आज की पढ़ाई जो हम करने वाले हैं उसका जो प्रीकैप है बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीजों के बारे में। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके बारे में पेज नंबर लिखा हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग इन शॉर्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर बुक में पूछा जाए आंसर इन वन सेंटेंस, एज आई सेड एवरी लाइन इज एन ऑब्जेक्टिव, तो पूछा जाएगा व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। एक मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी आउट देयर? सुनाई दे रहा हूं मैं आप लोगों को, दिखाई दे रहा है क्लियर? फिर आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। ओके ओके, ठीक है, साइलेंस। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। प्लीज साइलेंस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी पंक्चुअल ड्यूरिंग योर लेक्चर, क्योंकि जो टाइम दिया आपको 6:30 का, सबको यहाँ पर 6:30 को आ जाने का। क्योंकि अगर हम इस हफ्ते वैसे भी कम पढ़ाई करें और आप लोग 5 मिनट लेट आओगे, 10 मिनट बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेक्चर के एंड में 2 AC ऑन है, कूलिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, वेट करो एंड कीप साइलेंस। पढ़ाई में ध्यान दो। इस हफ्ते लेक्चर का प्रेशर कम है। लेक्चर के एंड में, आज के लेक्चर के एंड में आपको आने वाले 2-4 दिन का शेड्यूल दूंगा, लेकिन पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो आज ये 3 बातें हम पढ़ेंगे। बट एक और चीज आपको दिखाई दे रहा है, पे अटेंशन। ये जो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो स्टडी है वो हम लोग 3 पार्ट्स में करेंगे। हो गया भाई तेरा? हाँ, अभी इधर ध्यान। 3 पार्ट्स में हमको पढ़ाई करनी। फर्स्ट पार्ट इज थ्योरी, जो हमारा चल रहा है। थ्योरी में से आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। एंड एज आई सेड अर्लियर दैट एवरी लाइन इज एन ऑब्जेक्टिव, तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको 200 सेंटेंसेस पढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। अब आप ये मत सोचो कि क्या सर 2 मार्क्स के लिए 200 सेंटेंसेस पढ़ा रहे हो। हम लोग 200 सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं नॉलेज के लिए। मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। जब तक आपको ऑब्जेक्टिव एक एक लाइन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओ। सो अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो पहले थियरी सीखना पड़ेगा। तो थियरी पार्ट में यही सब आने वाला है। जैसे कल हमने, अब तक हमने क्या क्या सीखा। व्हाट इज द एक्ट एप्लीकेबल? टेल मी, व्हाट इज द एक्ट एप्लीकेबल? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके हिसाब से कितने डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएबल है? हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर नेगोशिएबल? 3। पहला, फर्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, promissory note. Third, bearer check or order check, right? The person who draws the bill is called as drawer. The person upon whom the bill is drawn is called as drawee. The person to whom the payment is to be made is called every line। ये हर चीज ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, तो इसलिए पहले हम इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सेकेंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, नया बिल लेके आ गया हूँ आज मस्त फ्रेश नया बिल। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का आपको बिल ड्रॉ करके, ड्रॉर का नाम कहाँ पे आएगा, ड्रॉई का नाम कहाँ पे आएगा, डेट कहाँ पे आएगी, सिग्नेचर कहाँ पे आएगा, एक फॉर्मेट आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। एंड इट विल ऑल्सो बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, एज एन ऑब्जेक्टिव, एंड इट विल कैरी 5 मार्क्स। लेकिन आपको पता है ना, या तो ये आएगा या ये। सबको पता है ना, पिछले 3 लेक्चर्स में आपने ये सीखा है, ऑब्जेक्टिव या तो 2 मार्क्स का आएगा या फिर 5 मार्क्स। तो पहले हम इसकी तैयारी करेंगे। इसमें शायद 2 लेक्चर जाएंगे, फिर इसमें 2 लेक्चर जाएंगे, और फिर आने वाले कम से कम 8 से 10 लेक्चर हमारे प्रॉब्लम्स चलेंगे, ठीक है? और तीसरा पार्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसमें ड्रॉअर और ड्रॉई की कहानी दी जाएगी। आपको कहा जाएगा ए ने बी को गुड्स बेचा, फिर ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, फिर उस बिल का क्या हुआ, पैसा मिला कि नहीं मिला। जब पैसा मिल जाता है तो कहा जाता है बिल इज ऑनर्ड। जब पैसा नहीं मिलता तो कहा जाता है बिल इज डिसऑनर्ड। तो आपको पूरा एक प्रॉब्लम दिया होगा, और फिर कहा जाएगा पास दी जर्नल एंट्रीज, एंड इट विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। और आपको पता है ये प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने ऑप्शन में क्या रहेगा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का एक प्रॉब्लम करो, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का। जो पिछला सीखा हुआ है उसको साथ में लेके चलना है। अपने दिमाग को जो है लिमिटेड कैपेसिटी वाला घर मत बनाओ। ये ऐसा दिमाग एक ऐसा घर है जिसमें हजारों लाखों लोग रह सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है।
अगर कंप्यूटर की मेमोरी अनलिमिटेड है, आपके फोन की मेमोरी अनलिमिटेड है, तो वो सब बनाने वाला ये दिमाग ही है ना इंसान का, इसकी भी मेमोरी अनलिमिटेड। तो जो पिछला सीखा हुआ है वो दिमाग में आ गया, फिर और नया सीख रहे हो और पिछला दिमाग से निकल जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। सो डेली बेसिस पे रिवीजन करो। आज आने से पहले मुझे बताइए, आप लोगों ने कितने लोगों ने होमवर्क किया है? वो 10 पॉइंट्स जो आपको लिखने को कहे थे, लिखे सबने अपने नोटबुक में? वेरी गुड। जिन लोगों ने नहीं लिखा, वो आगे एक पेज नहीं लिखेंगे तो आगे 2 पेजेस लिखना पड़ेगा, 4 पेजेस लिखना पड़ेगा, और ये प्रेशर बढ़ते जाएगा। आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू मेंटेन ऑल योर नोटबुक्स प्रॉपरली अप टू डेट, और ऐसे अच्छे अक्षरों में लिखे कि आपको पढ़ने में मजा आए और आप उसको याद कर सको। सो यू हैव टू मेंटेन ऑल योर नोटबुक्स प्रॉपरली। ठीक है? तो कल पिछले लेक्चर में हमने 10 स्मार्ट पॉइंट सीखे। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमारा ये पार्ट ही चल रहा है, थियरी पार्ट, और आज की ये पढ़ाई में हमारा सबसे आज का पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप सब लोग पहले पेज नंबर 252 पे आ जाइए। 3-4 ऐसी चीजें हैं इस चैप्टर में जो मैं बाकी रखता हूँ, वहां पे खाली आपको स्टार करना है, और बस उसको हम पढ़ेंगे नहीं। उसको हम पढ़ेंगे जब हमारा ये जो प्रॉब्लम है ना, थर्ड पार्ट एकदम खत्म हो जाएगा। सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के तकरीबन 25-30 प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, और एक आखिरी लेक्चर जब बचेगा, लास्ट लेक्चर बचेगा, तब मैं आपको ये चीजें पढ़ाने वाला हूँ जिन पे आपको स्टार करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो यू हैव टू पुट स्टार, दैट मींस वी विल कीप इट ड्यू। पेज नंबर 252 पे आइए। 252 पे 7.1 ए क्या दिख रहा है आपको? 7.1 का ए क्या दिख रहा है? नेसेसिटी, वहां पे स्टार करो। ये हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, ये आज नहीं पढ़ेंगे, एंड में लास्ट लेक्चर, क्योंकि जब पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, प्रॉब्लम्स, फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव सब समझ लोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी नेसेसिटी क्या है। नेसेसिटी मतलब नीड, उसका उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सो वी विल कीप इट ड्यू। उसके बाद 7.1 का बी क्या दिख रहा है? मीनिंग, उसको टिक करो। ये आज का हमारा नंबर 1 है, मीनिंग। और उसके बाद और नीचे आओ, नीचे आओ। 7.1 का सी जरा ध्यान से पढ़ो, क्या दिख रहा है? डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम कर रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट को अंडरलाइन करके स्टार करो। प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, एक बार फिर से बताओ। पूरा एक्ट का नाम बोलने का, खाली साल मत बोलो। व्हाट इज द एक्ट एप्लीकेबल? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसमें अगर आप सेक्शन 4 पढ़ोगे, सेक्शन 4, तो वो प्रॉमिसरी नोट के बारे में, और सेक्शन 5 पढ़ोगे तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। नीचे कहीं आपको दिख रहा है सेक्शन 4? फीचर्स के नीचे दिख रहा है आपको? फीचर्स के नीचे दिख रहा है सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस व्हाट? प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा है, बोलो जल्दी? सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन कहाँ लिखा है? सेक्शन 5। हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो हेडिंग लिखा है, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट वर्ड को अंडरलाइन करके स्टार, मतलब इसका डेफिनेशन बाद में करें। अब और थोड़ा नीचे आइए तो आपको दिख रहा है सेक्शन 5, उसी के नीचे सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिख रहा है आपको? अभी जो आपने 7.1 सी की जो सेकेंड लाइन है वो पढ़ो ना, दिख रहा है सबको? हाँ, उसको टिक करो, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसको टिक करो, सेक्शन 5। और उसके नीचे देखो, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है? फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है? बोलो यस या नो। तो उसको टिक करो, ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। और थोड़ा नीचे आओ, सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट, दिख रहा है? वहां पे स्टार करो, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और अगले पेज पे आपको दिख रहा है पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर, नेक्स्ट पेज पे 253 पे सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट। आप सबको पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है? हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? 3, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो 2 ही पार्टी है, मेकर यानी कि ड्रॉर और ड्रॉई यानी कि पे। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टार करो, और एक आखिरी चीज पे स्टार करना है, पेज नंबर डायरेक्टली 261। पेज नंबर 261 पे आपको दिख रहा है फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। कैन यू सी द फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट? दिख रहा है? स्टार का। ये जिन जिन पे आपने स्टार किया है, ये ऑप्शन में नहीं डालना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है, लेकिन एंड में।
ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे लेक्चर के एंड में, क्योंकि हमको सिलेबस में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो हमारा फोकस पूरा उस पर होना चाहिए। फिर एक लेक्चर में समझा दूंगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिस्टिंग्विश क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। लिखना है नोटबुक में तो वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ नंबर 1, दैट इज मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जीटीबी पेज नंबर 252 7.1 का डी। चलो पढ़ेंगे 7.1 का बी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिला आप सबको, आप सबने मार्किंग किया, और अगर किया है तो अभी ध्यान दो। 7.1 का बी है मीनिंग, कमर्शियल सॉरी मीनिंग में लिखा है, अंडरलाइन कर लो एक बार फिर से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टेट्स दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स। नेगोशिएबल म्हणजे ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं, 3। देखो लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 states that negotiable instrument means promissory note, bill of exchange और check payable to the, क्या लिखा है, payable either to order और bearer। तो कौन सा चेक है जो नेगोशिएबल है, या तो बेरर चेक या ऑर्डर चेक। दोनों का मतलब मैंने आपको कल समझा दिया था। ओके, जिन लोगों ने कल का लेक्चर मिस किया है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, ताकि जो जिनका मिस हुआ है वो रिकवरी हो सके। सो अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, negotiable instruments means 3 documents: promissory note, bill of exchange and the check which is payable either to the order or to the bearer। अब इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, पूरा अंडरलाइन कर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूं। आपने मेरे पास से 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा, और आपने कहा सर आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर, वही कल की कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपने मेरे पास से 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा, और आपने कहा सर आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर, बोलो क्या बोला था, आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद आप पैसा दोगे। तो मैंने आपसे कहा ठीक है 2 महीने बाद पैसा दोगे, लेकिन उसके लिए मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूँ। उसमें लिखता हूँ कि मिस्टर वाई, मैं कौन था, एक्स, मिस्टर वाई 2 महीने बाद आप मुझे 20,000 रुपए दोगे, और आप इस पे क्या लिखते हो, एक्सेप्टेड। आप लिखते हो कि एक्सेप्टेड, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। जब कोई किसी बात को स्वीकारता है तो उसको एक्नोलेजमेंट कहते हैं। एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है किसी की बात को स्वीकारना, आई एक्नोलेज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक बंदा इस बात को एक्नोलेज करता है कि मैं आपका कर्जदार हूं, मैंने आपसे डेट लिया है, कर्ज लिया है, और वो मैं आपको पे करूंगा आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स। सी द मीनिंग, प्लीज अंडरलाइन द एंटायर मीनिंग स्टार्ट टू एंड। A bill of exchange is a written acknowledgement। bill of exchange क्या है बोलो, रिटन, रिटन है। acknowledgement है, acknowledgement का मतलब क्या होता है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। acknowledgement, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट। किस बात का एक्नोलेजमेंट है, डेट। डेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेट, कर्ज। डेट का मतलब लायबिलिटी। जब आप इस पे लिखते हो कि एक्सेप्टेड, मतलब आप ये बात एक्नोलेज कर रहे हो कि आपको मुझे इतने पैसे देने हैं। सो इट इज अ रिटन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट एंड ऑल्सो अ प्रॉमिस टू पे द डेट। और उसमें प्रॉमिस टू पे द डेट भी होता है कि नहीं, आप प्रॉमिस करते हो यस सर मैं आपको आपका पैसा 2 महीने बाद पे कर दूंगा। तो ये एक क्या है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रिटन एक्नोलेजमेंट। रिटन एक्नोलेजमेंट ऑफ व्हाट, डेट। और उसमें एक प्रॉमिस है जो आपने किया है कि यू विल पे डेट टू मी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, ऐसा लिखा होगा। According and to pay the debts according to the terms of a bill. Bill of exchange is generally drawn by a creditor on his debtor and should be accepted by debtor। कौन बिल ड्रॉ करता है, क्रेडिटर। किस पे बिल ड्रॉ करता है, डेटर पे, एंड द बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर। तो मैं लिखता हूँ मिस्टर वाई 2 महीने बाद मुझे 20,000 रुपया दो, और आप उस पे लिखते हो एक्सेप्टेड और साइन करते हो, तो आपने इस बिल को एक्नोलेज किया। हु एम आई, क्रेडिटर, हु आर यू, डेटर। समझ गए मीनिंग। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, हिंदी में बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, रिटन एक्नोलेजमेंट, किस बात का, डेट का। और क्या है, प्रॉमिस है कि वो डेट पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, जो टर्म्स लिखे हैं उसके हिसाब से। और ये कौन ड्रॉ करता है, क्रेडिटर, किस पे, डेटर। और डेटर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी एक्नोलेज करता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज।
समझ में आया? ये मीनिंग मैंने नहीं बनाया, ये मीनिंग लिखा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। लेकिन मीनिंग में क्या होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप प्लस माइनस एक वर्ड ऐड करके जोड़ के प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। बट अभी आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में आप लोग काट छाट नहीं कर सकते, एज इट इज वर्ड टू वर्ड। ठीक है, अभी मैंने बताया बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, 5। और प्रोमिसरी नोट के लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट बाद में, लेकिन उसका सेक्शन पहले है। जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बुक लेके आओगे और पढ़ोगे तो कौन सा सेक्शन पहले आएगा, 4 या 5? गिनती में पहले 4 आता है या 5? तो 4 पहले आएगा, और 4 जब आप देखोगे तो उसमें किसके बारे में पढ़ोगे, प्रोमिसरी नोट के बारे में। लेकिन वो हमको सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेक्शन 5 विच इज अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और उसका डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट आई विल ब्रेक इट एंड एक्सप्लेन इट, ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। आप ध्यान से सुनना। टिक करो, आगे टिक किया ही होगा आपने। डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के डेफिनेशन पे स्टार्ट किया है सबने, वो हम बाद में करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक उसके नीचे अंडरलाइन क्या लिखा है, सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बोलो, 1881 डिफाइंस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, देखो आपके सामने है ये बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट। इन राइटिंग है, इन राइटिंग, ओरल ही नहीं होता। अभी मैंने रख दिया, आप मेरे पास आए और 20,000 का गुड्स खरीद के लिए आपने आपने कहा कि सर मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा। मैंने कहा एक मिनट रुको, और मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं। मैंने कहा ओके, पहले प्रॉमिस करो कि मुझे 2 महीने बाद मेरा 20,000 रुपया दोगे। आपने कहा हाँ सर मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है, कोई लिखा पढ़ी नहीं, तो क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ? आप तो मुकर जाओगे। ठीक है, तो इट हैज टू बी इन राइटिंग ऑलवेज। बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स पढ़ोगे तो समझ में आता है। तो इसके डेफिनेशन की शुरुआत ही इसी लाइन से हो रही है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बोलो, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट। और वो कैसा होता है, इन राइटिंग। क्या ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कभी? ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज कभी नहीं होता, इट हैज टू बी इन राइटिंग। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये सब आपको याद कर लेने का, जितना जल्दी हो सके ये सब याद कर। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। और उसमें क्या लिखा होता है, उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, पे टू मी ₹20,000 आफ्टर 2 मंथ्स। ये मेरा आपको ऑर्डर है। आपने चेक देखा होगा, सबके घर पे चेक रखा होगा, नहीं देखा है तो आज ही जाके देखना। चेक की शुरुआत किससे होती है, पे, ऊपर। ठीक है, वो सब डेट और वो सब लिखा होगा, लेकिन सेंटेंस जो बॉडी ऑफ चेक है वो कहां से शुरू होता है, पे के बाद डैश। आप अगर मुझे फीस का चेक दे रहे हो तो आप लिखोगे पे कुशल इंस्टीट्यूट या पे पंकज त्रिवेदी। किसी चेक के आगे आपने ऐसा पढ़ा है, प्लीज पे, प्लीज, देखा है कभी? नहीं ना। प्लीज मतलब फिर वो क्या बन जाएगा, रिक्वेस्ट। इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट इज एन ऑर्डर। मेरा बैंक में अकाउंट है, अकाउंट में पैसा है, तो मैं बैंक को जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर पे। तो जैसे चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो हम किसको देते हैं, बैंक को, वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर जो कौन किसको देता है, ड्रॉअर ड्रॉई को, यानी क्रेडिटर डेटर। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order and signed by the maker. Who is the maker? I am the maker. मैं उसको sign करता हूँ. It is signed by the maker. Who is the maker? Drawer. Signed by the maker. Directing a certain person. जिसमें किसी person को direction दिया जाता है. क्या direction दिया जाता है? Directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट। जिसमें किसी पर्सन को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप तो मुझे पे करो, या मैं जिसको बोलूं उसको पे करो, या जो ये लेके आएगा उसको पे करो। लास्ट लाइन जरा फिर से पढ़, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। इसमें क्या लिखा है, मैंने आपको डायरेक्शन दिया ना कि 2 महीने बाद पे टू मी। मैं इधर नहीं हूं, मेरा दोस्त आएगा तो पे टू हिम। मेरी वाइफ आएगी तो पे टू हर, फीमेल के लिए हर ऑब्वियसली। कोई थर्ड पर्सन आएगा तो पे टू हिम। तो इसमें लिखा होता है सर्टेन पर्सन को ऑर्डर दिया जाता है कि सर्टेन पर्सन को पे करो,
या मैं जिसको बोलूंगा उसको पे करो, या जो ये लेके आएगा उसको पे करो। लेके आएगा उसको पे करो मतलब क्या हो गया, बेरर। बेरर चेक बताया था कल, गिर गया था, ये भावेश ने उठा के बैंक से पैसा निकाल दिया था। तो जो बैंक में बेरर चेक लेके जाता है उसको पैसा मिल जाता है। तो ये सब बातें इसमें लिखी होती है। एक बार स्टार्ट टू एंड फिर से पढ़ लेते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बोलो 1881 क्या डिफाइन करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay what? Certain sum of money. किसको? Only to or to the order of a certain person or to the bearer of the certain, कि इस आदमी को पे करो, मुझे पे करो, या मैं जिसको बोलूं उसको पे करो, और जो ये लेके आएगा उसको पे करो। ये बातें सारी उसमें लिखी होती है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ गए? सेक्शन 5 भूलना नहीं, ठीक है? हो गया। अब नीचे फीचर्स है, उसको भी टिक करो। फीचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या है? फीचर नंबर 1, इट शुड बी इन राइटिंग। ओरली हो सकता है, मैं बोलूंगा 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी, आप बोलोगे एक्सेप्टेड। हो गया क्या बिल ऑफ एक्सचेंज? इट हैज टू बी इन राइटिंग। पहला फीचर है लिखित होना चाहिए। सेकंड, वैसे ही क्या चेक कभी होता है क्या ऑर्डर? आप बैंक में जाके बोलते हो पे मी ₹10,000, बैंक बोलेगे भाग चेक लेके आ, ऐसा भाग कोई बोलेगा नहीं। लेकिन ओरली बोलोगे तो क्या बैंक पैसा दे देगी आपको? नहीं ना, यू नीड टू राइट इट ऑन योर चेक, और सारे डिटेल्स लिख के साइन करना पड़ेगा। तो जिस तरह से चेक लिखित होता है, ये भी लिखित होता है। इट हैज टू बी इन राइटिंग and it must be stamped as per the Indian Stamp Act 1899. Underline the word Indian Stamp Act 1899. बच्चों, आप लोगों ने एक वेब सीरीज का नाम तो सुना ही होगा, देखा नहीं होगा तो, स्कैम 1992। स्कैम 92, हर्षद मेहता का घोटाला, उसके नाम से एक वेब सीरीज आया था 2 साल पहले, स्कैम 1992, बहुत फेमस। हर्षद मेहता का नाम सुना है? इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, हजारों करोड़ का जिसने फ्रॉड किया था, घोटाला किया था। अब दोबारा एक वेब सीरीज आने वाली है स्टैम्प को लेकर, और एक स्कैम हुआ था स्टैम्प घोटाला, इंडिया में स्टैम्प का घोटाला हुआ है, उसको लेकर भी एक वेब सीरीज आने वाली है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जितने भी, वो स्टैम्प पेपर पे बनते हैं, राइट? उसके बिना उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आपने किसी का फ्लैट खरीदा, उसने बोला कि ठीक है मेरा फ्लैट मैं आपको बेचता हूँ, तो उसका एग्रीमेंट बनता है। तो वो एग्रीमेंट किस में बनता है? आपकी A4 साइज की नोटबुक में कि स्टैम्प पेपर पे? स्टैम्प पेपर। तो किस एग्रीमेंट पे कितने रुपए का स्टैम्प चिपकाना चाहिए, वो लिखा जाता है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो ये नंबर 2 है कि इट मस्ट बी स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899। इसके ऊपर स्टैम्प चिपकाए बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो पहला फीचर क्या है? इट हैज टू बी इन राइटिंग। सेकंड, उसमें क्या होना चाहिए? स्टैम्प। एज पर विच एक्ट? एक्ट याद करो, आएगा इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। भैया भैया अच्छे इधर ही है। इंडियन स्टैम्प एक्ट कौन सा है? 1899। आगे एक करेक्शन आएगा, यहाँ पे 1899 छपा है, आगे 89 है, बट इट इज 99। सेकंड, इट मस्ट बी डेटेड। चेक के ऊपर अगर डेट नहीं लिखी होती, चेक पास नहीं होता। डेट के बिना किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपने किसी को शादी का कार्ड भेजा कि भाई साहब शादी है आ जाना, उसमें डेट नहीं छापी, कब है भाई साहब? डेट के बिना किसी डॉक्यूमेंट की वैल्यू है नहीं। मैंने इस पे लिखा 2 months आफ्टर द डेट, 2 महीने बाद मुझे पैसा दो, और इस पे डेट लिखी है 10 अप्रैल, तभी तो 2 महीने काउंट करोगे, अप्रैल से मई और जून। लेकिन डेट ही नहीं लिखी, सीधा लिखा है 2 महीने बाद पे करो। लेकिन कौन सी डेट से 2 महीना गिने? अब मैं 2 महीने बाद आपके पास पैसा लेने आया, तो बोले हाँ आपने बोला है 2 महीने बाद पैसा दो, 2 महीने बाद आना। फिर 2 महीने बाद गया, बोले हाँ 2 महीने बाद आना, दे दूंगा। क्योंकि बेस किसको ले? डेट तो होना चाहिए ना उसमें। तो इट मस्ट बी डेटेड। डेट के बिना किसी भी डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। उसमें क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं। क्या होना चाहिए? ऑर्डर। ऑर्डर किस बारे में? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। हमेशा हम बैंक में जाके जब चेक देते हैं बैंक को, तो बैंक को क्या देते हैं हम? ऑर्डर देते हैं। बैंक को जाके क्या ऑर्डर देते हैं? 2 चाय लाना, 1 कटिंग ला, 1 वड़ा पाव ला, ऑर्डर देते हैं। चाय पानी नाश्ते का ऑर्डर देते हैं? नहीं। किसका ऑर्डर देते हैं? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। वैसे ही ये ऑर्डर भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी व्हाट? अ कार, अ टैक्सी, अ बाइक? नहीं, रुपीज। तो हमेशा ऑर्डर होना चाहिए। और किसके बारे में? टू पे
certain sum of money and the order must be unconditional. ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल. हम बैंक को जाके बोलते हैं बैंक 10,000 रुपया देना अगर तेरे पास है तो. है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आता हूँ, ऐसा बोलते हैं? नहीं. पे इफ यू हैव, ऐसा कोई कंडीशन रखते हैं? नहीं. तो मैं आपको ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर कैसा होगा? अनकंडीशनल. कोई कंडीशन नहीं कि बारिश हुई तो पैसा देना, नहीं हुई तो मत देना, ऐसा होता है? नहीं. सो ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल. ये सब इसके फीचर्स हैं. किसके फीचर्स हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के. और क्या लिखा है? द अमाउंट मस्ट बी पेबल आइदर टू अ सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बेरर. तीन लोगों को पैसा दे सकते हैं, या तो सर्टेन पर्सन को, या वो ऑर्डर देगा उसको, या फिर बेरर को. जैसे मैं बोलूंगा मुझे पे करो तो आपको मुझे पे करना है, मेरे दोस्त को पे करो तो मेरे दोस्त को पे करना है, या मैं बोलूंगा जो ये लेके आएगा उसको पे करना, तो बेरर को पे. ऐसा लिखा होना चाहिए. एंड इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर. यस, मेकर का साइन होना चाहिए. मेकर कौन? ड्रॉअर. उसका साइन नहीं होगा. आप बैंक से पैसा निकालने के लिए चेक लेके जाते हो तो साइन के बिना चेक पास होगा क्या? नहीं. चेक से मिलते जुलते हैं इसके फीचर्स. समझ में आया? इसके कितने फीचर्स पढ़े आपने टोटल? 7. पहला फीचर क्या, एक बार फिर से बोलो. ये डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए. सेकंड क्या है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? स्टैम्प. कौन से एक्ट के हिसाब से? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. थर्ड, इट मस्ट बी डेटेड. डेट के बिना किसी भी डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है गणेश. नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर. इसमें क्या होना चाहिए? हमेशा ऑर्डर. और ऑर्डर किसके बारे में? चाय पानी नाश्ता की मनी? मनी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए? कंडीशनल के अनकंडीशनल? अनकंडीशनल. बस पैसा दे, है नहीं है वो नहीं. पैसे का 2 महीने पहले ये ऑर्डर दिया था, 2 महीने में पैसे का इंतजाम करके रखना. नहीं देगा तो उसका इलाज है हमारे पास. उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ केस कर सकते हैं? उसके ऊपर केस होता है, नोटरी करवाते हैं उसके लिए, वो सब आपको आएगा. 2 मार्क्स जो है ना, बराबर दिमाग को घिसने वाला है. 2 मार्क्स के लिए इतनी मेंटल एक्सरसाइज होगी, लेकिन बहुत सारा नॉलेज मिलेगा. नेक्स्ट क्या था? ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल के बाद किसको पे करना चाहिए? पेबल टू द सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बेरर. बेरर मतलब क्या? बेरर मतलब क्या? बेरर मतलब धारक, जो धारण करता है. मेरे पास है तो आई एम द बेरर, इसके पास है, ही इज द बेरर. आपने 100 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट पे लिखा हुआ पढ़ा है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ. पढ़ा है? इंग्लिश में पढ़ा है, आई प्रोमिस टू पे द बेरर. बेरर डॉक्यूमेंट वो होता है जो जिसके हाथ में वो उसका मालिक. जैसे 100 रुपए की नोट, 500 की नोट आपके पास है, गिर गई, मुझे मिल गई, मैं उसका मालिक. तो क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो आई एम द ओनर. बेरर का मतलब जो धारण करता है. जो धारण करता है उसको धारक कहते हैं. तो पैसा किसको दो? सर्टेन पर्सन को दो, या वो सर्टेन पर्सन बोलेगा जिसको देने को उसको दो, या फिर जो लेके आएगा उसको. ये सारी बातें इसमें लिखी हो. इसमें लिखा हो, मैं बोलूंगा पे टू द बेरर, आफ्टर 2 मंथ्स पे टू द बेरर. तो इसका क्या मतलब हो गया? 2 महीने बाद तेरे पास जो भी ये बिल लेके आएगा उसको पैसा देना, चाहे मैं हूँ या कोई कोई भी पर्सन. इसमें लिखा हुआ है ना बस. लेकिन मैंने लिखा आफ्टर 2 मंथ्स पे टू मी ओनली. तो मैं आऊंगा तो मुझे, मैं आऊंगा तो ही पैसा देना, और किसी को नहीं. लेकिन ज्यादातर लोग लिखते हैं पे टू मी और माय ऑर्डर. पे टू मी और माय ऑर्डर. मुझे हो सकता है 2 महीने बाद मैं गांव में हूँ, कहीं हूँ, तो फिर मैं आपको फोन करके बताऊंगा, नाउ इट इज माय ऑर्डर टू पे टू माय फ्रेंड बिकॉज आई वोंट बी एबल टू मीट यू पर्सनली, सो आई एम सेंडिंग माय फ्रेंड, उसको पैसा दो, इट इज माय ऑर्डर. उस पर लिखा होता है पे टू मी और, बोलो, पे टू मी और माय ऑर्डर. और क्या था फीचर? ऑर्डर के बाद इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर. समझ में आ गया दोनों? क्लियर? अब आते हैं तीसरे पार्ट पे. ये थोड़ा लेंदी पार्ट है, लेकिन इसके बिना आपको ये फॉर्मेट नहीं आएगा. 5 मार्क्स का आपको प्रोफॉर्मा सीखना है, तो ये हमको सीखना पड़ेगा. क्या है इंपॉर्टेंट? टर्म्स. टर्म्स का मतलब वर्ड्स. ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आंसर इन 1 वर्ड, आंसर इन 1 सेंटेंस आ सकता है. लेकिन अब तक जो भी पढ़ा, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? क्लियर? आपको आ रहा है समझ में? ठीक है. तो आ जाइए फिर अगले पेज पे. कौन सा पेज है? देखो, 261. 261. डू यू वांट ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स? 2-3 मिनट का ब्रेक चाहिए? आपको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए. मैं ब्रेक ले रहा हूँ 2-3 मिनट का, फिर वापस आता हूँ. ठीक है.
चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस is important terms of bill of exchange. It begins at page number 261. अभी आपके सामने साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आपके सामने ये बिल है, ये बिल है। इस बिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिनको लेकर ऑब्वियसली एग्जाम में एक एक मार्क के ऑब्जेक्टिव्स तो आएंगे, लेकिन वो टर्म्स को समझे बिना ना तो आप ये स्पेसिमेन ड्रॉ कर पाओगे और ना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो आप ये मत सोचो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो खाली 2 मार्क्स का ही है, उसको समझे बिना आपको ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स भी नहीं। चलो पहला टर्म क्या दिख रहा है? पहला टर्म टर्म ही है, देखा? पहला टर्म क्या है? टर्म और टेनर और टेन्योर। टर्म ऑफ बिल या टेनर ऑफ बिल या टेन्योर ऑफ बिल क्या होता है? देखो इधर देखो, कितने महीने बाद मैंने आपको पैसा देने को बोला है, तो वो 2 मंथ्स को कहते हैं टर्म ऑफ बिल या टेनर ऑफ बिल या टेन्योर ऑफ बिल। टेन्योर, टेनर और टर्म का मतलब होता है इट इज द पीरियड फॉर विच द बिल इज ड्रॉन। इफ इट इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स तो 2 मंथ्स को कहा जाएगा टेन्योर, 45 डेज तो 45 डेज को कहा जाएगा टेन्योर। टेन्योर का दूसरा नाम टेनर और पहला नाम टर्म। पॉइंट नंबर 1 टिक करते जाओ, पढ़ते जाओ। टर्म और टेनर और टेन्योर का मतलब लिखा है द टर्म ऑफ बिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेबल। द टर्म ऑफ बिल मे बी मंथ्स और days. So if I say 2 months after the date pay to me, तो term of bill क्या है? 2 months. And if I say 45 days after the date pay to me, तो 45 days. तो term could be in number of months or it could be in number of days. Number 2 क्या है? Draft. ये बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। मैं आपके पास ये बिल लेके आता हूँ तो आपको इस बिल को क्या करना है? एक्सेप्ट। आप क्या लिखोगे इसमें? एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेड लिख के उसके नीचे साइन कर। लेकिन आपने इस पे एक्सेप्टेड लिखा नहीं और ना ही साइन किया, तो इसको कहा जाएगा ड्राफ्ट। जब तक सामने वाला ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उस बिल को हम बिल नहीं कहेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज ड्राफ्ट। सी पॉइंट नंबर 2, ड्राफ्ट का मतलब लिखा है अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। पॉइंट नंबर 3, डेज ऑफ ग्रेस। ध्यान से सुनो बच्चे लोग, डेज ऑफ ग्रेस। मैंने आपके ऊपर कल की डेट में बिल ड्रॉ किया था, कल के लेक्चर में बताया था। व्हाट वाज द डेट यस्टरडे? 10th अप्रैल को मैंने बिल ड्रॉ किया था। कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स। यू नो 10th अप्रैल से 10th मई और 10th जून। ये जो 10 जून की तारीख है ना, इसको क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना, ये सब टर्म्स आएंगे। 10 जून की तारीख को कहा जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। क्या कहा जाएगा? नॉमिनल ड्यू डेट। और अगर मैं आपके पास 10 जून को पैसा मांगने आऊंगा तो आप मुझे पैसा देने से मना कर सकते हो, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा है कि जिस दिन ये टर्म एक्सपायर होता है सीधा उसी दिन पैसा लेने नहीं जाने का। यू हैव टू वेट फॉर 3 डेज। यानी अगर आप जिस दिन बिल ड्रॉ करते हो, डेट ऑफ बिल क्या थी? डेट ऑफ बिल 10th अप्रैल, उसमें आपको ऐड करना है टेन्योर। क्या है टेन्योर? 2 मंथ्स। 10 अप्रैल में अगर आप 2 महीने ऐड करो तो क्या डेट आएगी? 10th बोलो जून। ये जो है ना, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉमिनल ड्यू डेट। इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। और उसमें डेज ऑफ ग्रेस एज पर द लॉ, हाउ मेनी? 3 डेज। 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और वो 3 दिन ऐड करोगे तो डेट क्या आ जाएगी? 13 जून। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस का पढ़ते हैं। डेज ऑफ ग्रेस, 3 extra days are allowed by law. By law, which act? Negotiable Instrument Act 1881. 3 extra days are allowed by law over and above the term of bill to the drawee in order to make arrangement for payment, so that he can make the arrangement of payment. भाई अरे मैं तो भूल गया, आज 10 जून थी, मुझे आज पेमेंट करना था। कोई बात नहीं, 3 दिन है तेरे पास, 3 दिन में अरेंजमेंट कर। Payment of the amount of bill is known as days of grace. However, days of grace is not allowed if bill payable. Underline करो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें ग्रेस अलाउड नहीं है? कौन से बिल में ग्रेस अलाउड नहीं है? इफ बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट।
अंडरलाइन। अब ये समझाता हूँ, इधर देखो, इस बिल पे मैं लिख रहा हूँ, अंडरलाइन किया, इधर देखो, सब ध्यान इधर देखो, सबका ध्यान इधर चाहिए, इधर इधर। ये बिल के ऊपर मैं लिख रहा हूँ 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी। तो मैंने इसमें टर्म लिखा है ना, कितना, 2 months, तो 2 months प्लस 3 days, उसमें 3 days अलाउड है। लेकिन मैं लिखता हूँ ऑन डिमांड पे टू मी, ऑन डिमांड। मैंने उस बिल में टर्म लिखा ही नहीं, क्या लिखा, ऑन। ऑन डिमांड मतलब क्या, जब मांगूंगा तब पैसा दे देगा। ऐसा बिल कोई ड्रॉ नहीं करता, वो तो अभी ड्रॉ किया और आधे घंटे में आ जाएगा, ला पैसा दे। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, ऑन डिमांड। उसको बोलते हैं ऑन डिमांड बिल या एट साइड बिल। एट साइड बिल या ऑन डिमांड बिल में कभी पीरियड या टेन्योर लिखा नहीं होता, उसमें लिखा होता है जब मैं मांगूंगा मुझे पैसा दो। तो मैं कहूँ ना, मिस्टर वाई ऑन डिमांड पे टू मी ₹20,000, तो आज आपने एक्सेप्टेड लिख के अगर दे दिया तो मैं कल आपके पास आके पैसा मांग सकता हूँ, क्योंकि बिल कौन सा है, ऑन डिमांड। या फिर दूसरा नाम एट साइड, उसमें कभी 3 days ऑफ ग्रेस नहीं होता, क्योंकि उसमें टर्म ही नहीं रहता है, कभी भी आ सकता है वो, तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस नॉट है। ये बात भूलना नहीं याद। टर्म का मतलब समझ गए, ड्राफ्ट का मतलब समझ गए, डेज ऑफ ग्रेस समझ गए। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ मेच्योरिटी, ये रहा, ये जो है ना 13 जून, इसको क्या कहते हैं, मैं इसके सामने लिखना भूल गया, इसका नाम जरूर आप सब याद रखना। इसको कहते हैं बच्चों लीगल या एक्चुअल ड्यू डेट, और इसके बदले एक और वर्ड यूज होता है, डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी, जिस दिन आपका पैसा आपके हाथ में आएगा उसको बोलते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी। आपके फादर ने, जब आप पैदा हुए होंगे, जब आपकी एज 0 होगी, <<1>, तब हो सकता है फादर ने या मदर ने आपके लिए LIC की पॉलिसी ली 18 ईयर्स के लिए। आज घर पे जाके पूछना, जो 18 साल तक वैलिड होती है, 18 साल तक चाइल्ड पॉलिसी कहते हैं उसको। आपके पेरेंट्स प्रीमियम भरते हैं और जैसे ही आपके 18 साल पूरे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल जाता है। तो 18 साल जिस दिन आपके पूरे होंगे उसको कहा जाएगा डेट ऑफ मेच्योरिटी, उस दिन पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। डेट ऑफ मेच्योरिटी, घर पे जाके पूछना कि है क्या ऐसा कुछ, होने वाले ना अभी 18 साल में, ज्यादा टाइम तो है नहीं, हो चुके भी हो पता नहीं। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी वो होता है, हम बैंक में FD करवाते, पता है FD, FD मतलब क्या, फिक्स्ड। आपके पास 4-5 लाख रुपए है और आपको 6 महीने तक उसकी जरूरत नहीं है, तो बैंक में जाके FD करो, और जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे वो FD का पैसा ब्याज के साथ आपको मिल जाएगा। तो 6 महीने के बाद, प्लीज डोंट टॉकिंग, कॉन्स्टेंटली यू आर टॉकिंग, डिस्ट्रैक्शन होता है, पे अटेंशन। अगर अगर 6 महीने बाद आपका FD का पैसा आपको मिल जाता है तो उस डेट को क्या कहा जाएगा, डेट ऑफ मेच्योरिटी। इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक एक करके, बाद में ये पढ़ूंगा। ये जो नंबर 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम में ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है, जिस दिन, हमारा एग्जांपल में क्या है 10th अप्रैल, उसको कहते हैं डेट ऑफ बिल। लेकिन ये डेट ऑफ बिल में कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं 10th अप्रैल को आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूँ, सुनना ध्यान से, और मैंने लिखा 2 months आफ्टर डेट आप मुझे इतना पैसा दो, और आपके पास वो बिल लेके आया 10 अप्रैल को, लेकिन आपने 2 दिन बाद मुझे एक्सेप्ट करके दिया, यानी एक्सेप्ट कब किया आपने, 12th अप्रैल, बिल इज ड्रॉन ऑन 10th और एक्सेप्टेड ऑन, तो अब ये कंफ्यूजन है कि 2 महीने कब से गिने, 10th से गिने या 12th से, ये कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल डेट ऑफ बिल के 2 मतलब है, एक वो डेट जिस दिन बिल ड्रॉ किया, और एक वो दिन जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया। वो हम आगे क्लियर कर, जो भी है वो हम देख लेंगे। तो हमेशा हमारा कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, डेट ऑफ बिल, और उसमें क्या ऐड करने का, टेन्योर या पीरियड। तो टेन्योर या पीरियड ऐड करके जो डेट आपको मिलती है उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। बट वो नॉमिनल ड्यू डेट पे कभी आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसमें कितने दिन ऑलवेज ऐड करो, 3 डेज। 3 डेज ऐड करने के बाद जो डेट आएगी उसको क्या कहा जाएगा, लीगल ड्यू डेट या एक्चुअल ड्यू डेट या डेट ऑफ मेच्योरिटी। बस ये समझ जाओ।
So what is the formula for nominal due date? What is the formula for nominal due date? Date of bill plus tenure. And what is the formula for legal or actual due date? Nominal due date plus 3 days. या फिर बोलो date of bill plus tenure plus 3 days. है कि नहीं? तो आपको actual due date मिल जाए. अब कुछ ऐसे नियम है जो लिखे गए हैं, कुछ ऐसे रूल्स है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखे गए हैं. वो ये है कि 3 दिन ऐड करने के बाद जो एक्चुअल ड्यू डेट आती है, उस एक्चुअल ड्यू डेट को अगर पब्लिक हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे, दो फेमस पब्लिक हॉलीडे जिनको लेकर आपको प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव्स बार बार आएंगे, वो है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी. आता ही मैं आपको बताऊंगा. अगर ऐड करने के, फॉर एग्जांपल नॉमिनल ड्यू डेट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ घुमा फिरा के. 12 जून को मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया. आप लोग हिसाब करो, 12 जून को बिल ड्रॉ किया 2 महीने की. गिनो 12 जून के 2 महीने बाद क्या डेट आएगी? 12 जून से 12 जुलाई, 12 अगस्त. 12 अगस्त कौन सी ड्यू डेट है? नॉमिनल ड्यू डेट. उसमें कितने दिन ऐड करेंगे? 3 डेज. तो 3 डेज ऐड करके क्या डेट आ रही है? 15 अगस्त. 15 अगस्त इज द नेशनल हॉलीडे. तो रूल ये है कि जिस दिन आपकी एक्चुअल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, एक्चुअल ड्यू डेट होती है, उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो आपको एक दिन पहले पैसा मिलना चाहिए. So if the due date falls on national holiday, then payment must be received 1 day before. ये रूल है. और अगर उस दिन कोई और डेट 16 अगस्त है, फॉर एग्जाम्पल 16 अगस्त को नेशनल हॉलीडे नहीं, लेकिन 16 अगस्त को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर, कुछ प्रॉब्लम हो गया, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी और बैंक को बंद कर, देन 1 डे आफ्टर. तो अगर नेशनल या पब्लिक हॉलीडे आता है तो पेमेंट कब मिलना चाहिए? एक दिन पहले. और अगर सडन हॉलीडे आता है तो, अब ये सारी बातें समझ में आ गई. नॉमिनल ड्यू डेट कैसे ढूंढते हैं? डेट ऑफ बिल प्लस टेन्योर. अब कंफ्यूजन यहीं पे है कि डेट ऑफ बिल कौन सा ले, ड्रॉ किया उस दिन को या एक्सेप्ट, वो भी अभी क्लियर करता हूँ 2 मिनट में, लेकिन पहले ये फॉर्मूला समझते हैं. और नॉमिनल ड्यू डेट में कितने दिन ऐड करेंगे? 3 डेज. तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल ड्यू डेट या लीगल. पढ़ते इंपॉर्टेंट पार्ट. पॉइंट नंबर 4, date of maturity or due date of bill. Everyone please pay attention. The date on which bill falls due for payment is known as date of maturity or due date. जिस दिन पेमेंट ड्यू होता है उसको कहते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी या फिर ड्यू डेट. इफ द ड्यू डेट फॉल्स, देखो आ गया, इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे. व्हाट इज प्रीसीडिंग? बिफोर. 1 डे बिफोर को क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग. For example, if the due date of bill is 26 January or 15th August, which is a public holiday, then the payment of the bill be made on the preceding day. जैसे 26 जनवरी के एक दिन पहले 25th जनवरी, 15th अगस्त के 1 day before 14th अगस्त. लेकिन आगे लिखा है if, however, if due date of some reason has been declared as emergency holiday, the payment of bill must be made on the immediate or next working day. Got it clear? अगले पेज पे क्या लिखा है देखते हैं. और यस, नॉमिनल ड्यू डेट और टाइप्स ऑफ ड्यू डेट लिखा है क्या नेक्स्ट पेज पे? टाइप्स ऑफ ड्यू डेट, कितने टाइप की ड्यू डेट दिख रहा है आपको? 2. ए और बी में ए क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट का मीनिंग क्या लिखा है? डेट विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग डेज ऑफ ग्रेस टू द पीरियड ऑफ बिल इज नोन एज नॉमिनल ड्यू डेट. अब यहाँ पे बाजू में जगह है ना थोड़ी, वहां पे आपको क्या लिखना है मैं बताऊँ. यू हैव टू राइट समथिंग, you have to write the formula, और इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली लिखना है. नॉमिनल ड्यू डेट का मीनिंग जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे आपको ये फॉर्मूला लिखना है. तो बताओ बच्चों, नॉमिनल ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होगा? डेट ऑफ बिल प्लस टेन्योर. राइट, ये लिख लो, बाजू में जगह है. एंड इसको इस तरह से बॉक्स में डाल दो. नॉमिनल ड्यू डेट के मीनिंग के बाजू में ये फॉर्मूला लिखो एंड कीप इट इनटू द बॉक्स. नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ बिल प्लस टेन्योर. टेन्योर के बदले आप टर्म या टेनर या पीरियड, जो भी वर्ड यूज करना चाहे. ठीक है,
एंड इसने सिर्फ लीगल ड्यू डेट लिखा है, लेकिन बच्चों लीगल ड्यू डेट का और एक नाम क्या है? एक्चुअल ड्यू डेट। वो बाद में लिखना, पहले ये मैं समझा दूं। और दूसरा नाम क्या है उसका? तीसरा नाम डेट ऑफ मैच्योरिटी। उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा, बोलो, नॉमिनल ड्यू डेट प्लस हाउ मेनी डेज? 3 days। ये आपका लीगल ड्यू डेट का फॉर्मूला है। लीगल ड्यू डेट का मीनिंग पढ़ो पहले। लीगल ड्यू डेट, डेट which is arrived at after adding how many days? 3 days of grace to nominal due date is known as legal due date। ये भी लिख लो, लीगल ड्यू डेट के बाद ये फॉर्मूला लिखो। तो अभी आप सबको ड्यू डेट कैलकुलेट करने आएगा? आएगा? देखते हैं। क्योंकि ड्यू डेट कैलकुलेट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आगे चल के अगर आप सीए, सीएस या सीएमए की पढ़ाई करोगे तो उसमें बहुत सारे एवरेज ड्यू डेट आएगा। एक चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। बहुत सारी ड्यू डेट्स होती है, अलग अलग बिल होते हैं। यहाँ तो सिंगल बिल ही है, 12th में तो सिंगल बिल वाले ही प्रॉब्लम है, आगे मल्टीपल बिल्स वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं आपको जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। अभी जो हमारा एग्जाम्पल है उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक जो मैंने बिल आपको ड्रॉ किया था आपके ऊपर, वो कब ड्रॉ किया था? 10 अप्रैल। ठीक है, उसी को 10 अप्रैल को मैंने इस पे लिखा। 10 अप्रैल को मैंने इस बिल पे लिखा 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 ओनली, पंकज त्रिवेदी। साइन किया, स्टैंप लगाया, टू आपका नाम एड्रेस लिखा, आपके पास लेके आया। आपने कहा एक्सेप्टेड, साइन किया और वापस मुझे दे दिया। ठीक है, लेकिन जब आपने साइन किया उस दिन की डेट है 12 अप्रैल। सो व्हाट इज द डेट ऑफ बिल ड्रॉन? 10th अप्रैल। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड? 20, राइट। अब इस पे आपने ऊपर दोनों एक, जब आप बिल ड्रॉ करोगे ना 5 मार्क्स का प्रोफॉर्मा आएगा ना, तब आपको पता चलेगा। जहाँ पे ड्रॉअर की साइन होती है या ड्रॉअर की डिटेल्स होते हैं वहां पे कौन सी डेट लिखी हो? 10th अप्रैल। और जहाँ पे ड्रॉइंग की डिटेल्स होंगे वहां पे 12th अप्रैल। अब ये डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो गया, फाइल कर दिया। अब सवाल यहीं पे होगा, कंफ्यूजन यहीं पे होगा कि भाई ड्यू डेट हम गिने तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप इन दोनों को मर्ज करो तो लीगल ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है? डेट ऑफ बिल प्लस टेन्योर प्लस 3 days। तो शुरुआत यहीं से होती है ना, डेट ऑफ बिल। तो कंफ्यूजन ये है कि डेट ऑफ बिल क्या ले, 10th अप्रैल ले या 12th? तो दो वर्ड है। अगर बिल पे लिखा है आफ्टर द डेट, बिल पे लिखा है 2 months, क्या लिखा है? आफ्टर द डेट, ऐसा लिखा है ना, तो आप बेस लेंगे किसको? 10th अप्रैल। लेकिन उस पे लिखा है आफ्टर द साइट, क्या वर्ड लिखा है? आफ्टर द साइट। तो आप बेस किसको लेंगे? 12th अप्रैल। बस सिंपल। तो अगर 10th अप्रैल को बेस लेना है तो मैं इस पे क्या लिख रहा हूं? 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी ₹20,000। मैंने क्या लिखा है? 2 months, बोलो, आफ्टर द डेट। तो बेस किसको लेंगे? 10th अप्रैल। लेकिन मैंने लिखा है 2 months आफ्टर द साइट। साइट मतलब दृश्य, जब वो आपके सामने आया उसको साइट किया। जब आपने बिल देखा जिस दिन आपने साइन किया वो आफ्टर द साइट। तो आफ्टर द साइट आया तो बेस किसको लेंगे? 12th अप्रैल, यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला, what is the formula for after to calculate the due date for the bill after the date? बिल आफ्टर द डेट है और उसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, तो डेट ऑफ बिल क्या होगा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर आफ्टर द डेट बिल है तो फॉर्मूला क्या होगा? डेट ऑफ बिल
ड्रॉन प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज, यानी 10th अप्रैल प्लस 2 months प्लस 3 डेज, तो क्या आएगा 13 अप्रैल। लेकिन अगर बिल आफ्टर द साइट है तो लिखने का डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज। डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड क्या है, 12 अप्रैल के 2 महीने बाद, 12 मई 12 जून, 12 जून क्या हो गया नॉमिनल, और उसमें 3 डेज ऐड करो, कितना हो गया 15, तो ड्यू डेट क्या होगी 15। तो अगर कंफ्यूजन होता है कि किसको बेस ले, तो ये दो वर्ड से आपको क्लियर हो। दिख रहा है आपको कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, और कुछ नीचे दिख रहा है आपको इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट, और नीचे आपको बी दिख रहा है इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर साइट, दिख रहा है हेडिंग दिख रहा है आपको ए और बी। देखो इसको हम लोग फिलहाल ऐसे ही रखेंगे बिकॉज इसको समझाने में ये कैलकुलेशन है, ये आपको एक एक मार्क के ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन है। मतलब ये जो ए लिखा है ना इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट, वहां पे स्टार साइन करो ए के बाजू में, ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और नीचे बी पे आओ, क्या लिखा है इन केस ऑफ बिल्स पेबल आफ्टर साइन, ठीक है, उस पर भी स्टार का, इनको हम रखते हैं बाकी। और मैं आपको दो फॉर्मूलाज देता हूँ, ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोग, ये लिखे आप लोग ने अभी जो बताया, ये दोनों लिखे आपने, कौन से दो, अपना एक नॉमिनल ड्यू डेट और एक एक्चुअल ड्यू डेट। तो दो फॉर्मूलाज आप इधर लिखो, ये जो ए लिखा है ना उसके बाजू में जगह है ना, इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट लिखा है उसके बाजू में जगह है। मैं आपको दो फॉर्मूलाज और देता हूँ, चलो इधर ध्यान दें। आपको लिखना है ड्यू डेट इन केस ऑफ बिल बिल आफ्टर द डेट, और इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ, ड्यू डेट इन केस ऑफ बिल आफ्टर द डेट। अभी मत लिखो, पहले समझ लो, ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला, जनरली आपने क्या फॉर्मूला सीखा ड्यू डेट का, कंबाइन करो। ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है, डेट ऑफ बिल प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज। लेकिन अब डेट ऑफ बिल क्या ले, डेट ऑफ बिल ड्रॉन या डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। तो अगर आफ्टर द डेट है तो कौन सी ड्यू डेट, ऑब्वियसली लीगल ड्यू डेट की मैं बात कर रहा हूँ। का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल व्हाट, ड्रॉन प्लस टेन्योर एंड प्लस 3 डेज। अगर वो बिल कौन सा है आफ्टर द डेट, ये आपको इस तरह से इसको भी चार दीवारी में चुन देना है। अनारकली को जिस तरह से चार दीवारों में दफन किया था, इसको भी दफन कर। बी बोलो क्या लिखेंगे, ड्यू डेट इन केस ऑफ बिल क्या आफ्टर द साइट। ये दोनों वर्ड आपको दिख रहे हैं, आफ्टर द डेट नीचे आफ्टर द साइट, यस है। बोलो अब बताओ, आप फॉर्मूला बताओ, लीगल ड्यू डेट का फॉर्मूला आप लोग बताओ, लीगल ड्यू डेट का फॉर्मूला आप लोग बताओ, डेट ऑफ बिल व्हाट एक्सेप्टेड, बस ये चेंज हो गया, बाकी वैसे ही है, प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज। लिख लो ये दोनों, फिर अगली बार जो पढ़ने वाले हैं उसको लेकर सिर्फ बोर्ड पे हम लोग प्रैक्टिस करें। उधर ही लिखो ना, उधर ही उसमें, नोटबुक में नहीं। आपके जो बुक में ये ए लिखा है कि नहीं, ए और बी लिखा है ना, ये तो ए के बाजू में ए का फॉर्मूला लिखो, बी के बाजू में बी। ऊपर ए दिख रहा है पेज नंबर 262 पे, ए क्या लिखा है, इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट लिखा है ना, इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट, वो मत लिखो, सीधा फॉर्मूला लिखो। और नीचे इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर साइड, उसके बाजू में सीधा फॉर्मूला। बुक नहीं आती, बुक के बीच में बुक ले लो फटाफट, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिखने मिलेगी ना आपको, वो फिर आपके बुक में नहीं है, जितना जल्दी हो सके, कि रिजल्ट का वेट कर रहा है।
डाउट है? टेम्पररी किसी के पास से बोरो कर लो, बहुत जरूरी है। बिना बुक के फिर क्या होता है, जब दो तीन के बीच में एक बुक एडजस्ट करते हो तो सबका ध्यान नहीं रहता। उसको लगा वो लिखेगा, उसको लगा वो लिखेगा। यू हैव टू ब्रिंग योर ओन बुक। ये जो दो एग्जांपल्स आपके सामने है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, बट आई नीड योर 10 मिनट्स मोर। यहाँ पर बोर्ड पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस देता हूँ। किसी को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मुझे ड्यू डेट आपको बतानी है। फटाफट उसकी प्रैक्टिस, मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। पहले ये लिख लो फॉर्मूला जल्दी, और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं जस्ट गो ऑन टिकिंग। टिक करते जाओ, टिक नहीं करोगे तो बोलोगे कुछ पढ़ा ही नहीं है। टिकिंग इज द प्रूफ कि उतना पढ़ लिया है। और जहाँ पे स्टार किया है इसका मतलब वो बाद में। अब जो जहाँ पे स्टार किया जब वो पढ़ा लूंगा तो उस पर भी टिक कर दे। हो गया? ठीक, हो गया, लिख लिया? चलो मुझे बताओ, 23 नवंबर, ध्यान से सुनो, 23 नवंबर 2022 को, 23 नवंबर 2022 को बिल ड्रॉ किया गया। और वो बिल ड्रॉ किया गया 2 महीने के लिए, और जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन वो एक्सेप्ट भी हुआ। अच्छा, जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन एक्सेप्ट हुआ तो ये कंफ्यूजन रहेगा नहीं कि आफ्टर डेट है या आफ्टर साइन। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं डेट ऑफ बिल। दिस इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेम। हाँ, कभी 23 बोलो नवंबर 2022। टेन्योर ये क्वेश्चन में मैंने आपको दिया 2 मंथ्स, और आपको कहा गया कैलकुलेट ऑब्वियसली लीगल ड्यू डेट। ठीक है, बोलो। इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, सीधा ओरली बताओ। व्हाट इज द डेट ऑफ बिल? 23 नवंबर। ओके, तो पहले नॉमिनल ड्यू डेट, हमेशा पहले नॉमिनल ड्यू डेट ढूंढने की। ओके, बोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉमिनल ड्यू डेट? डेट ऑफ बिल 23rd प्लस January. यस। लेकिन अगर आप नवंबर से जनवरी में जाओगे तो कैलेंडर बदलेगा कि नहीं? 2022 का क्या हो जाएगा? 2023। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 23 नवंबर से 23 दिसंबर, 23 दिसंबर से 23 जनवरी, वॉट 2023, राइट? 2023। और उसमें कितने दिन ऐड करेंगे? 3 डेज। 23 जनवरी में 3 दिन ऐड करो, 26 जनवरी आता है। 26 जनवरी इज द नेशनल हॉलीडे, सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? ऐड करने के बाद 26 जनवरी आता है, फिर लिखने का सिंस 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, सो एक्चुअल ड्यू डेट विल बी 25। आपको बैक साइड में जरा एग्जैक्ट, आपको पहले मैं ये पेज ढूंढ लेता हूं, आप लोग बाद में उस पेज पे आना। पेज नंबर 301, 301 पे ऑब्जेक्टिव्स है। 301 पे ऑब्जेक्टिव्स में दिख रहा है आपको ए का थर्ड, ए का फोर्थ, यही है देखो सवाल। ए का फोर्थ, द ड्यू डेट ऑफ बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स ऑन 23 नवंबर 2019। मिला कि नहीं? तो 2019 है तो साल बदलेगा 2020। तो अब क्या आपके पास ऑप्शन 4 है, बोलो कौन सा आंसर आएगा? 25 जनवरी 2020। कैलेंडर भी बदल जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? अब मैं इसको चेंज करता हूं, 3 मंथ्स, 23 नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 23 फरवरी प्लस 3 डेज। बोलो 26 फरवरी ही ड्यू डेट होगा, क्योंकि वो कोई नेशनल हॉलीडे।
वेरी गुड, समझ गए, ठीक। अब देखो क्या चेंज करा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट देखना 1 जनवरी 2023 और पीरियड है 2 मंथ्स। बताओ 1 मार्च। 1 जनवरी में 2 महीने ऐड करो, 1 मार्च क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें 3 दिन ऐड करो, 4 मार्च, एक में 3 ऐड किया 4 आता है ना, 4 मार्च इज द ड्यू डेट, राइट। लेकिन सबसे नई चीज जो यहाँ पे आ रही है वो ये है कि नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट 60 डेज। जब ये आता है ना तब दिमाग दौड़ाना पड़ता है। मैंने 2 मंथ्स को किस में बदल दिया, 60 डेज। आप बोलोगे सर 2 मंथ्स एंड 60 डेज तो सेम है, नहीं। फरवरी तो 28 का होता है, 2023 इज नॉट अ लीप ईयर, राइट। तो जब नंबर ऑफ डेज वाला आता है ना तो वो आप ऐसे ही ओरली बता नहीं सकते, आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता। सबसे पहले डेट ऑफ बिल क्या है आपका, 1 जनवरी इज व्हाट, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बिल। उसमें आपको अभी टेन्योर ऐड करना है। कितना टेन्योर ऐड करना है, 60 डेज, ठीक है। जनवरी कितने दिन का होता है, एक के बाद और कितने दिन बचे, 30 डेज किसके लेना है आपको, जैन। टोटल कितने डेज चाहिए आपको, तो 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया है तो अब जनवरी के और कितने दिन बचे, 30 दिन, और आपको कितने दिन चाहिए, और 30 डेज। तो फरवरी के 28 और 2 दिन मार्च के, तब जाके नॉमिनल ड्यू डेट आएगी ये 2 में 2 मार्च। व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट, 2 मार्च प्लस 3 डेज तो आएगी 5 मार्च। ये मार्च लिखा है, समझ गए ना। सो अगर ये आपको नंबर ऑफ डेज में आएगा तो आप डेट टू डेट नहीं गिन सकते, आपको देखना पड़ेगा कि उस महीने में कितने दिन बचे, उसके बाद के महीने में। लेकिन यहाँ पर पूरा अगर कैलकुलेशन में चेंज कर देता हूँ, देखो अभी मैंने साल लिखा है 2020, तो बाजू में लाओ, जनवरी के कितने दिन, 30, लेकिन अब इसके कितने दिन होंगे, 29 डेज, क्योंकि 2020 वॉज अ लीप ईयर। लीप ईयर को पहचानने आता है, कैसे पता चलेगा लीप ईयर है कि नहीं, इसको 4 से डिवाइड करने का, तो 2020 4 से डिवाइड होता है। अगर कंफ्यूजन है तो 2020 लीप ईयर था तो उसके 4 साल पहले 2016, 2012, 2008, उसके 4 साल बाद 2024, 2028, तो ये साल लीप ईयर है नहीं है, अगला साल है। तो अगर लीप ईयर है तो फिर आप यहाँ तो 30 डेज ही लिखोगे, एक दिन हो गया तो बचे कितने, 30। लेकिन ये कितना हो गया अभी देखो, तो कितने हो गए 59, तो फिर एक ही दिन लेना पड़ेगा, तो फिर 1 मार्च हो जाएगा, तो फिर 3 दिन ऐड करके 4 मार्च हो जाएगा। सो जब नंबर ऑफ डेज आएंगे बच्चों तब खास ध्यान रखना, और उसमें भी 4 मंथ्स के जगह पे 120 डेज आ गया, तो आपको देखना है जिस महीने में बिल ड्रॉ किया है उस महीने के कितने दिन, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसमें कितने दिन। आपको ये पता है कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 days has September, 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31 except February alone, and that has 28 days clear and 29 in each leap year. ये पोयम थी स्कूल में, और नहीं मालूम तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कौन से 2 महीने जो लगातार 31 के होते हैं, जुलाई, अगस्त एंड दिसंबर, जैन, लगातार जुलाई, अगस्त, दिसंबर, जैन, लगातार 31 के। ओके, नहीं तो अभी एक अच्छा ब्रेक मिलने वाला है 1 दिन का, तो उसमें कैलेंडर लेके सब देख लेना, याद कर लो अगले लेक्चर तक, ताकि ये क्लियर हो जाए। सवाल बच्चे यही बात है, देखो सवाल अगर आप इसको 1 मार्क की पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो कौन इतना टेंशन लेगा, क्या लेगा,
बट उसकी वजह से आपके 10 मार्क्स गलत हो जाएंगे, आपके 10 मार्क्स में मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने ड्यू डेट गलत लिखी और एंट्री करेक्ट है आपकी एंट्री करेक्ट है बट डेट रॉन्ग है, तो वो एंट्री 0, उसका आपका 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आज जो भी पढ़ा है सबको सब कुछ क्लियर हुआ? टेल मी यस और नो। ऑनलाइन वालों को क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, Yes, तो sir. आज की पढ़ाई हम यहीं पे रोकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, बट ऑल ऑफ यू स्टे देयर, आई नीड टू मेक सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज स्टे देयर।